हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कल हमने साइकोलॉजी का इंटेलिजेंस टॉपिक पढ़ा था। इसकी इंट्रोडक्शन पढ़ी थी थोड़ी सी कि ये शुरुआत कहाँ से हुई इस वर्ड की, किसने दिया। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिलेटेड टू इंटेलिजेंस और इससे रिलेटेड फैक्ट्स। तो इंटेलिजेंस, सबसे पहले हम इसका मीनिंग समझने की कोशिश करेंगे कि इंटेलिजेंस का मीनिंग होता है कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल एबिलिटीज़, मेंटल एज वेल एज फिजिकल। ठीक है, कि ये ज़रूरी नहीं है कि किसी इंसान की अगर एक क्वालिटी है तो हम उसको इंटेलिजेंट नहीं कहेंगे, या फिर किसी इंसान में एक ही क्वालिटी है जिसको वो अच्छे से कर सकता है तो हम उसी को इंटेलिजेंट कहेंगे। ये सही नहीं है, क्योंकि हर इंसान अपने हिसाब से इंटेलिजेंस की डेफिनेशन डिफ़ाइन करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरे लिए इंटेलिजेंट कोई और इंसान होगा। अकॉर्डिंग टू एज इंटेलिजेंस की डेफिनेशन चेंज होती रहती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब बच्चे होते हैं, छोटे स्कूल में पढ़ते हैं, उस वक्त इंटेलिजेंट कौन होता है बच्चों के लिए? अगर किसी बच्चे से पूछेंगे तुम्हारी क्लास में सबसे इंटेलिजेंट बच्चा कौन है, तो हमारा जवाब क्या आता है? बच्चा क्या बोलता है? जिसके सबसे ज़्यादा मार्क्स आते हैं वो उनके लिए सबसे इंटेलिजेंट होता है। ठीक है, सेम एज अभी मान लो किसी 30-35 साल के एज के बंदे से पूछ लिया जाए कि आपकी नज़र में इंटेलिजेंट इंसान कौन है, तो उनकी अपनी एक्सपीरियंस के बेस पे एक जनरल सी समझ बन चुकी होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, कि उन्होंने बोला कि जो इंसान सिचुएशन को हैंडल करना जानता है वो इंटेलिजेंट होता है। ठीक है, तो जो बच्चे ने बोला वो भी गलत नहीं बोला, और जो उस इंसान ने बोला वो भी गलत नहीं बोला। ठीक है, तो जो ये हमने डेफिनेशन इसकी लिखी है, ये सिंपली यही डिफ़ाइन करती है कि इंटेलिजेंस इज़ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल एबिलिटीज़, मेंटल एज वेल एज फिजिकल। ठीक है, अब आ गया नेक्स्ट। अकॉर्डिंग टू एल्फ्रेड बीने, इंटेलिजेंस इज़ डिफाइंड एज एबिलिटी टू जज वेल, टू अंडरस्टैंड एंड टू रीजन वेल। ठीक है, जो एल्फ्रेड बीने थे उन्होंने सबसे पहले इंटेलिजेंस वर्ड की शुरुआत की थी। तो उनके अकॉर्डिंग इंटेलिजेंस क्या थी कि जो जज करे अच्छे से किसी भी सिचुएशन को, उसको अंडरस्टैंड करे और एक उसके लिए बेहतर तर्क वितर्क कर सके, उसके पीछे एक बेहतर रीज़न दे सके किसी भी काम को करने के लिए। ठीक है, अब डिफरेंट सेइंग्स ऑन इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस के ऊपर अलग अलग लोगों ने अपने अलग अलग विचार रखे थे। उनमें से कुछ हैं जैसे टर्मन हो गया, बर्ट हो गया, रॉसमन, इन सब ने अलग अलग डेफिनेशंस दी थी। तो इन दोनों की ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन एग्जैक्ट यही नहीं है। ठीक है, तो मैं सिर्फ टर्मन की बता रही हूँ आपको यहाँ पे। तो टर्मन ने क्या बोला था? अकॉर्डिंग टू टर्मन, जो हमारे पास इंटेलिजेंस है उसको कैसे डिफाइन किया है? इट इज़ अ रेशो ऑफ हाइपोथेटिकल थिंकिंग ऑफ अ पर्सन, कि एक इंसान अमूर्त चिंतन किस प्रकार से और कितना कर सकता है, उसको इंटेलिजेंस कहेंगे। ठीक है, और रॉस के अकॉर्डिंग नवीन परिस्थितियों से चेतन अनुकूलन ही बुद्धि है। यानी वही एक्सपीरियंस वाली बात कि अगर आप किसी सिचुएशन में फंसते हो, मान लो आपके सामने शेर आ जाए, ठीक है, तो आप क्या करोगे? आपका क्या रिएक्शन होगा? एक तो आप भाग सकते हो, ठीक है, एक तो आप भाग सकते हो, जो इंस्टेंट होगा आप भाग सकते हो। लेकिन ये आपके पास, अब शेर आपके सामने रोज रोज तो नहीं आता, तो आप अपने चेतन मन से उस स्थिति को किस प्रकार अपने अनुकूल करते हो, उसको हम इंटेलिजेंस कहते हैं। कि उसने बुद्धि का, आपने वो कहानी सुनी होगी बचपन में कि दो दोस्त होते हैं, भालू आता है, उसको सूंघता है एक को, वो मरने का नाटक करता है, वो वाली कहानी। तो उसमें वो बच्चा सेम इस वाली डेफिनेशन को डिफाइन कर रहा है कि वो नई परिस्थिति आई थी, ठीक है, और उसने अपने चेतन मन से उसको अपने अनुकूल बना लिया, तो उसको हम कहते हैं बुद्धि। अकॉर्डिंग टू वेस्लर ने क्या बोला था? बुद्धि एक सार्वजनिक क्षमता है जिसकी हेल्प से मनुष्य उद्देश्यपूर्ण क्रिया करता है। सार्वजनिक क्षमता मतलब कि ये किसी एक फील्ड के लिए यूज़ नहीं होती, ये हम हर जगह यूज़ करते हैं। बुद्धि का प्रयोग हमें हर प्रकार की सिचुएशंस में करना पड़ता है, जिसकी मदद से मनुष्य क्या करता है? उद्देश्यपूर्ण क्रिया करता है, यानी कि उसको किसी कार्य को करने का कोई उद्देश्य हो, उसको पूर्ण करता है, और उस कार्य को करने के बाद उसके अच्छा बुरा भला
जो भी उससे रिलेटेड चीज़ें होती हैं उसका विवेकपूर्ण चिंतन करता है एंड एनवायरनमेंट में समायोजन करता है। जब उसको ये समझ आ जाता है, ठीक है, पहले वो एक उद्देश्य निर्धारण करेगा कि मुझे ये काम करना है, ठीक। जब वो काम करने लगेगा तो फिर जब हम किसी कार्य को शुरू कर देते हैं उसके हमारे पास बहुत सारे इफ़ेक्ट्स, साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं, ठीक है। किसी चीज़ का साइड बेनिफिट भी होता है, किसी चीज़ का साइड इफ़ेक्ट भी होता है, तो वही विवेकपूर्ण चिंतन कहलाता है कि जिससे हमें सही और गलत के बारे में पता चलता है। और एनवायरनमेंट में समायोजन का मतलब होता है कि जैसे कोई इंसान उस सिचुएशन को अंडरस्टैंड कर चुका है, ठीक है, कि किसी सिचुएशन में वो किस तरह से रहेगा, तो वो सिचुएशन हमारे पास कहलाएगी कि उस इंसान ने वातावरण में समायोजन कर लिया, ठीक। फिर आगे हमारे पास आता है कुछ क्वेश्चंस हैं बुद्धि से रिलेटेड, इंटेलिजेंस से रिलेटेड। बुद्धि शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो बुद्धि शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था फ्रांसिस गाल्टन ने 1885 में। मेंटल एज इन्वेंटेड बाय अल्फ्रेड बिने इन 1908। और मानसिक परीक्षण का प्रयोग किसने किया था? मानसिक परीक्षण का प्रयोग नहीं, इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था कैटल ने। फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट बिने साइमन टेस्ट था सबसे फर्स्ट जो इंटेलिजेंस टेस्ट था, और वो फ्रांस में हुआ था, और ये हुआ था 3 से 14 साल की उम्र के बच्चों के लिए, ठीक है। इंडिया में इंटेलिजेंस टेस्ट, फर्स्ट इंटेलिजेंस कब हुआ था? इंटेलिजेंस टेस्ट हुआ था 1922 में, और वो हुआ था लाहौर में बाय C.H. राइस, ठीक है, इनके द्वारा किया गया था, जो कि एक कॉलेज के प्रिंसिपल थे। फिर नेक्स्ट आता है हमारे पास अनदर नेम फॉर साइमन बिने साइमन टेस्ट, कि ये जो बिने साइमन टेस्ट था ये तो अमेरिका में दिया गया था इसको, और ये स्टैनफोर्ड कॉलेज था, उसमें इन्होंने ये टेस्ट परफॉर्म किया था, तो वहाँ पे इसका नाम था बिने साइमन इंटेलिजेंस टेस्ट, ठीक है। लेकिन जो राइस ने दिया था इसको नाम इंडिया में, वो था हिंदुस्तानी बिने परफॉर्मेंस पॉइंट स्केल, ठीक। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। और नेक्स्ट आता है हमारे पास कि बुद्धि की विशेषताएं क्या हैं। अब इंटेलिजेंस की विशेषताएं क्या आती हैं? जन्मजात शक्ति, ठीक है, कि बुद्धि क्या है? एक जन्मजात शक्ति है। हर इंसान के पास बुद्धि होती है, लेकिन वो बढ़ती है, घटती है, कुछ होता है उसको, तो ये डिपेंड करता है कि हम उसको कितना प्रयोग में ला रहे हैं। जितना बुद्धि को हम यूज़ करेंगे उतना उसका विकास होगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है अमूर्त चिंतन की योग्यता। अब जब छोटा बच्चा होता है, कोई छोटा बच्चा, आपने देखा कि कोई छोटा बच्चा भगवान की बातें करता हो, आध्यात्म की बातें करता हो, स्पिरिचुअलिटी की बातें करता हो? नहीं, क्योंकि ये सारी अमूर्त चिंतन की चीज़ें आती हैं, ठीक है। अब हम भी सिर्फ इमेजिन करते हैं कि भगवान होते होंगे, ये भगवती माता है, ये शेरा वाली माता है, पार्वती माता है, लेकिन एक्चुअल में तो हमने किसी माता को नहीं देखा, किसी भगवान को नहीं देखा। तो होता क्या है कि जो अमूर्त चिंतन की योग्यता है वो बुद्धि की एक विशेषता आती है। छोटे बच्चों को केवल मूर्त चिंतन का ज्ञान होता है, जो चीज़ें उन्होंने देखी होती हैं उनके माइंड में सिर्फ वही चीज़ें होती हैं, ठीक। बुद्धि की विशेषता में थर्ड पॉइंट है आपके पास, पास्ट एक्सपीरियंस को बेस बनाकर लर्निंग परफेक्ट बनाती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे पीछे हमारे पास रॉस ने कहा था कि नवीन परिस्थितियों में चेतन अनुकूलन करना, ये सेम वही चीज़ है। इसमें सिंपल ये आता है कि पास्ट एक्सपीरियंस, जो पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं हमारे पास, उनको हम बेस बनाकर अपनी जो लर्निंग है उसको अच्छा बनाते हैं, अपनी सीखने की प्रक्रिया को परफेक्ट बनाते हैं। सिंपल एग्जांपल है, कोई बच्चा अगर फर्स्ट क्लास में कोई बात पढ़ रहा है, फॉर एग्जांपल फर्स्ट क्लास में चीज़ नहीं पढ़ रहा है, कोई टॉपिक पढ़ रहा है, मान लो आपने उसको 5 तक टेबल्स लर्न करवा दिए, ठीक। नेक्स्ट क्लास में जब आप जाओगे, उस बच्चा हो जाएगा नेक्स्ट क्लास में, तो 5 के बाद वो 6 का टेबल पढ़ेगा। लेकिन 6 का टेबल जब वो पढ़ेगा, जैसे 6 का टेबल वो 5 तक पढ़ेगा, 6 5 ज़ा 30, क्योंकि 5 तक तो आपने उसको टेबल लर्न करवाए होते हैं। 6 × 6 = 36, ये चीज़ उसको नहीं लगेगी। लेकिन 6 5 ज़ा 30, यहाँ तक उसने सारी चीज़ें पढ़ी होंगी, 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, उसको थोड़ा रिलेटेड वो लगेगा। तो इट मीन्स कि जो उसका पास्ट एक्सपीरियंस होगा उसको बेस बना के क्या करेगा, अपनी लर्निंग को परफेक्ट बनाएगा, ठीक है।
नेक्स्ट आता है हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट पर डिपेंड करता है। ऑब्वियसली बुद्धि का विकास कैसे होगा अगर आपकी हेरिडिटी मतलब आपके पेरेंट्स, आपका घर का एनवायरनमेंट, आपके स्कूल का एनवायरनमेंट, आप जिस जगह पे रहते हो, छोटे बच्चे की बात हो रही है, बड़े की हो रही है, किसी की भी हो रही है, लेकिन हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट डिपेंड एक फैक्टर है जो जिस पे बुद्धि डिपेंड करती है, इंटेलिजेंस डिपेंड करती है। नेक्स्ट आता है डेवलपमेंट ऑफ इंटेलिजेंस कंसीडर्ड फ्रॉम बर्थ टू अडल्टहुड। ठीक है, अब बोलते हैं कि जब एडल्टहुड तक बंदा पहुंच जाता है, बच्चा पहुंच जाता है, तो उसका बुद्धि का विकास ऑलमोस्ट हो चुका होता है, उसकी लर्निंग कंटिन्यू रहती है, लेकिन जो बुद्धि होती है उसका विकास जितना जितना उसने यूज़ करना होता है वो यहाँ तक कर चुका होता है। इसीलिए कुछ लोग कहते भी हैं कि यार मैंने तो जो पढ़ा है सिर्फ 10th तक मुझे याद है, मुझे +2 तक याद है, मुझे यहाँ तक ये चीज़ याद है, उसके बाद चाहे आप कितना भी पढ़ लो कुछ लोगों को नहीं याद रहता, बिकॉज उन्होंने वो चीज़ इतने ध्यान से सुनी नहीं होती, अपनी बुद्धि का प्रयोग उसमें नहीं किया होता, ज़्यादा एफर्ट नहीं किए होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है जेंडर बाइस्ड। जेंडर बाइस नहीं होती, ऐसा नहीं होता कि लड़कियों में 60% बुद्धि होगी, लड़कों में 70% होगी, या लड़कियों में 30 होगी, लड़कों में 20 होगी, ऐसा कोई डिवीजन नहीं होता है, ये जेंडर बाइस नहीं होती है। एंड लास्ट पॉइंट इज विवेकपूर्ण चिंतन को बढ़ाती है। सिंपल कि जो बुद्धि है वो विवेकपूर्ण चिंतन को कैसे बढ़ाएगी, आप किसी भी काम को करोगे, आप सोचोगे ये आपके लिए फ़ायदेमंद है, नुकसानदेह है, कुछ तो सोचोगे, तो यही जो आपका सोचने का तरीका होता है इसी को विवेकपूर्ण चिंतन कहते हैं। तो ये भी बुद्धि की एक विशेषता है। फिर नेक्स्ट आता है आपके पास टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस, बुद्धि के प्रकार। तो फर्स्ट दिया है हमारे पास गैरिट ने, बुद्धि का 3 टाइप्स दिए हुए हैं, मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि और सामाजिक बुद्धि। मूर्त बुद्धि में आता है यांत्रिक या गामक, यानी जो इंजीनियर, इंडस्ट्रियलिस्ट या मैकेनिक लोग होते हैं उनके बारे में, जो मीन्स जिनकी बुद्धि होती है वो मूर्त बुद्धि होती है। अमूर्त बुद्धि में आते हैं राइटर्स आ गए, डॉक्टर्स आ गए, आर्टिस्ट आ गए, एडवोकेट आ गए, यानी कि उनको ज्ञानार्जन के ज्ञान प्राप्त करके जो बुद्धि मिलती है, या फिर जो अपने शब्दों से या फिर किताबों से जो ज्ञान प्राप्त करते हैं और अपनी कल्पना में रह के जिस प्रकार की बुद्धि का प्रयोग करते हैं वो अमूर्त बुद्धि होती है। आगे आता है सामाजिक बुद्धि। सामाजिक बुद्धि रिलेटेड टू इंडिविजुअल एंड सोशल वर्क। सामाजिक, ये तो नाम से ही लग रहा है पता कि ये सोसाइटी से रिलेटेड, जो लोग सोसाइटी के लिए सोचते हैं, करते हैं, हमारे सोशल वर्कर हो जाते हैं, एनजीओज में काम करने वाले लोग होते हैं, ये सभी आते हैं हमारे सामाजिक बुद्धि वाले लोग। मिलनसार व्यक्ति होते हैं और जो सोशल वर्क वाले होते हैं वो, फॉर एग्जाम्पल बिजनेसमैन। फिर आते हैं जी थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक द्वारा बुद्धि के प्रकार दिए गए हैं 3, अमूर्त बुद्धि, सामाजिक बुद्धि और यांत्रिक बुद्धि। अमूर्त बुद्धि में सेम यही आएगा, कल्पनाशील शब्दों, प्रतीकों, समस्या समाधान आदि के रूप में अमूर्त बुद्धि का प्रयोग होता है। ठीक है, सामाजिक बुद्धि, समाज में समायोजन। अब समाज में समायोजन कौन कर सकता है, सोशल वर्कर हो गए या जो मिलनसार व्यक्ति होते हैं उन्हीं का समाज में समायोजन हो सकता है। एंड थर्ड वन इज यांत्रिक बुद्धि, यंत्रों व भौतिक वस्तुओं का परिचालन। अब आज के ज़माने में ये वाली बुद्धि जो बच्चे होते हैं उनमें सबसे ज़्यादा पाई गई है। क्यों? क्योंकि आजकल जो बच्चे, 1 साल का बच्चा है उसको भी फ़ोन ऑपरेट करना आता है, उसको लैपटॉप का भी पता होता है, लेकिन एक टाइम ऐसा था कि बच्चे 20 साल के भी हो जाते थे तो भी उनको इन चीज़ों के बारे में ज्ञान नहीं होता था। तो यंत्रों व भौतिक वस्तुओं का परिचालन जिस बुद्धि के अंडर आता है वो बुद्धि कहलाती है यांत्रिक बुद्धि। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं कल, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।